यहाँ पे ये है भाई, मतलब इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी काम करते हैं भाई। देखना बाहर से एयरपोर्ट क्या बना रखे है ये भाई साहब। हाँ? बड़ा यूनिक सा है, कुछ तो है क्या ये नहीं पता, बड़ा बढ़िया लग रहा है ऐसे। वीज़ा का बता दूं भाई, फिलीपींस का एक्चुअल में रिसेंटली फिलीपींस ने जो है वो इंडियंस के लिए, तो भाई बड़ा ही प्लेन है ये देखो, बीच में 4 सीटें हैं, उधर 2 सीट है और इधर की साइड भी 2 सीट है। ताइवान से फिलीपींस जा रहा हूँ मैं, और एयरलाइन भी इंडिया की नहीं है, बाहर की एयरलाइन है। और अपने को खाना देखो भाई, प्रॉपर हिंदू मील वेजिटेरियन, कमाल ही हो गया भाई, अनबिलीवेबल है ये तो। खा के देखता हूँ टेस्ट कैसा है। अच्छा बाकी मुझे ये जो फ्लाइट है ना, मात्र भाई इंडिया के 11,000 रुपए की पड़ी थी। सोचो 11,000 रुपए में मैं फिलीपींस आ गया। तो लो भाई निकल गए है, ये है फिलीपींस पैसो, यहाँ की जो करेंसी है। एक एक हजार के 10 नोट निकले, यानी कि 10,000 फिलीपीन पैसो। थोड़ी थोड़ी भाई इंडिया जैसी वाइब आ रही है यहाँ की सड़कों में ना, हालांकि ट्रैफिक रूल्स अपोजिट है इंडिया से। भाई एयरपोर्ट की बस निकल गई है, सामान वगैरह लेकर आ गया था, 5 मिनट लेट हो गया जस्ट। वो भी मतलब तो कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरा सामान कुछ अंदर छूट गया था, तो फिर कोड वोड डालना पड़ा वहाँ एयरबीएनबी का, तब जाके निकला। उस चक्कर में बस ही निकल गई, मतलब लिटरली मेरा एयरबीएनबी इस गली में था आगे जाके, और बस आनी थी यहीं से ही। हम मजबूरन भाई मुझे ऊबर करनी पड़ी, और इतनी महंगी है। आपको मैंने बताया ही था फिलीपींस जब, सॉरी यहाँ ताइवान जब मैं आया था, कि मेरे बस में लगे थे 180 ताइवानीज डॉलर, यानी इंडिया के 550 रुपये बस। और टैक्सी में दिखा रहा था भाई 1500, मतलब इंडिया के मोटा मोटा 4-4.5 हज़ार रुपये। तो अब मजबूरन भाई करनी पड़ी, 10 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं निकला नहीं तो मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, जो ऑब्वियसली ज़्यादा महंगी है। और दूसरी चीज़, अगली जो बस है वो 1 घंटे बाद है, और 1 घंटे बाद मैं जाना अफोर्ड कर नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है यहाँ से लेकर फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला तक की। तो अगर मैं 1 घंटे बाद वाली बस लेता हूँ तो वो पहुँचाएगी लेट, और फिर चेक इन वगैरह में बहुत कम टाइम बचेगा। तो इसलिए भाई मैंने तो उबर ही बुक कर दी, आने वाली है बस। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे में, एंड आप देख रहे हो भाई ताइवान सीरीज, नहीं सॉरी अब फिलीपींस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाने वाला हूँ फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला में। तो भाई चलते हैं फटाफट से एयरपोर्ट। T2 टर्मिनल है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। एक्चुअल में ताइपे में ना 2 एयरपोर्ट है शायद से, एक है थोड़ा दूर वाला, ये जिसमें मैं जा रहा हूँ उसमें T1 T2 है दोनों, और एक दूसरा भी एयरपोर्ट है इनका, छोटा है शायद, वो सिटी सेंटर में ही है आसपास कहीं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट वो दूर वाले से ही चलती है। मैं आया भी उसी एयरपोर्ट पे था, हालांकि आया T1 पे था, लेकिन फ्लाइट यहाँ से है उसी एयरपोर्ट के T2 से। मेरे ख्याल यही टैक्सी आ रही है भाई, नंबर है 6890, हाँ यही है देखो। चलो भाई चलो, टैक्सी आ गई है, सामान रखते हैं, चलो जी चलो लेट्स गो। गूगल मैप्स पे अराउंड भाई 34 मिनट दिखा रहा है, जबकि बस 1 घंटा लेती। तो टैक्सी से पहुंच तो जल्दी जाऊंगा, बट वही है भाई, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, उस चीज़ का थोड़ा सा दुख है। बट चलो कोई नहीं, फ़्लाइट मिस हो जाती तो ज़्यादा नुकसान हो जाता, तो टैक्सी में ही दे देते हैं। यही है भाई, थोड़ा बहुत ना अपना मतलब बजट ऐसे फ्री रखना पड़ता है, क्योंकि कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। अगर आप बिल्कुल कट टू कट बजट पे आओगे ना, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए ऐसी ट्रिप्स पे, क्योंकि बिल्कुल ही बजट में करना कभी कभी पॉसिबल हो नहीं पाता, कुछ छोटी मोटी दिक्कतों की वजह से। हो सकता था मान लो बस ही ना आती, या बस ही आज कैंसिल हो जाती, आज कुछ भी स्ट्राइक हो जाती, तब भी तो टैक्सी लेनी पड़ती ना। तो इसलिए थोड़ा बजट एक्स्ट्रा रखना चाहिए। बाकी अंकल जी ने मैप लगा दिया है। यहाँ पे ये है भाई, मतलब इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जापान में भी मैंने देखा था भाई, इतनी ज़्यादा एज वाले लोग भी काम नहीं करना छोड़ते। और दूसरी चीज़ भाई, जैसे अभी अंकल टैक्सी चला रहे हैं, तो यहाँ पे सबकी आदत है कि आपका लगेज ना डिक्की में रखवाएंगे। यहाँ पे भी थी, मकाऊ में भी थी, हांगकांग में भी थी, चाइना में भी करवा देते थे। पर अंकल तो अब थोड़ी ज़्यादा एज थी, तो मैंने अपना बड़े वाला सूटकेस तो मैंने ही रख दिया भाई, इतना भारी है वो 24 किलो का, तो इसलिए। चलो जी, बाकी टाइम जिस हिसाब से दिखा रहा है गूगल मैप, इसका मतलब ट्रैफिक नहीं मिलेगा आज। 1145 डॉलर बिल आया है, लगभग इंडिया के 3-3.5 हज़ार रुपये। चलो जहाँ उतारा है भाई, यहीं ट्रॉली भी मिल गई। भाई देखना बाहर से एयरपोर्ट क्या बना रखे है ये भाई साहब। हाँ? बड़ा यूनिक सा है, कुछ तो है क्या ये नहीं पता, बड़ा बढ़िया लग रहा है ऐसे। इस एयरपोर्ट पे भी देखो भाई, बाहर टिकट एंड आईडी की चेकिंग नहीं होती, डायरेक्ट आप अंदर जा सकते हो। देखो एयरपोर्ट तो भाई अच्छा है ये, T2 वाला। T1 नहीं था इतना बढ़िया, T1 तो बिल्कुल छोटा सा था, T2 काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, और बड़ा भी है, मतलब प्रॉपर लग रहा है।
तो सबसे पहले तो भाई मुझे टैक्स रिफंड वाला काउंटर ढूंढना है। ये जो मैंने कंट्रोलर खरीदे थे गेम के, इसका टैक्स रिफंड लूँगा जाके। और ये देखना भाई साहब क्या बना दिया इन्होंने, बड़ा क्रेजी सा ऊपर हुए हुए। और ये देखो लाइट भाई बढ़िया बना रखा है एयरपोर्ट तो, नो डाउट। काउंटर भी देखना कैसे यूनिक से है बड़े। ये देखो भाई रोबोट सा घूम रहा है इनके एयरपोर्ट पे। क्या चल रहा है भाई यहाँ ताइवान पे, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी ला दी इन्होंने। और ये जो अपनी फ़्लाइट है ये है ईवा एयर की, EVA एयर। ये देखो इस तरह से 19 नंबर काउंटर पे चेक इन है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले बैग ही अपना दे देता हूँ बड़े वाला, उसके बाद फिर अपना करते रहेंगे उसका जो क्या था वो टैक्स रिफंड। हाँ लाइन लगी पड़ी है थोड़ी बहुत तो। हेलो ईवा या कोई भाई लगेज की लिमिट है, एक बड़ा सूटकेस 23 किलो तक का और एक छोटा 7 किलो का। तो छोटा तो सही है 7 किलो का, बट जो चेकड इन वाला है वो है 24.3 किलो का। उससे कम हो ही नहीं रहा था भाई, बहुत कोशिश कर ली। अब होपफुली ये जाने दे, वरना 1 किलो के मतलब 1.5 किलो के पैसे देने ही पड़ जाएंगे ज़बरदस्ती के। चलो भाई इन्होंने तो दिक्कत नहीं करी, ले लिया इन्होंने आराम से। और अब मेरे को जाना है एक फ्लोर नीचे, ये एक्चुअल में 3rd फ्लोर है भाई, तो मुझे 2nd फ्लोर पे जाना है। मुझे लगा पहले ये 1st है और इसके ऊपर जाना है, पर ये 3rd फ्लोर पे है सब चेक इन काउंटर वगैरह ना। तो लिफ्ट ढूंढता हूँ और नीचे चलता हूँ भाई। देन अपना टैक्स रिफंड ले लेते हैं। इंडिया के 700-800 रुपये, ज़्यादा नहीं है बट ले लेते हैं भाई जब मिल ही रहा है। ये मिल गया भाई लिफ्ट अपने को नीचे जाने के लिए। तो ये आ गया हूँ 2nd फ्लोर पे और इससे नीचे वो रहा 1st फ्लोर। 2nd फ्लोर में टैक्स रिफंड का काउंटर पूछ लेता हूँ किसी से। काम तो वैसे 5-10 मिनट का ही होता है, पासपोर्ट दिखाओ, इसके साथ जो टैक्स रिफंड का फॉर्म है, बिल विल है वो दिखाओ, वो अपना दे देंगे। अब होपफुली कैश में दे दे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कैश को मैं डॉलर में चेंज करवा लूँगा। मेरे पास बचे भी हुए हैं कुछ कैश ना, क्योंकि एक बार मेरे साथ धोखा हो चुका भाई। मैंने यूरोप में ना ड्रोन ख़रीदा था 2-3 साल पहले, तो मेरे को लगा टैक्स रिफंड एयरपोर्ट पे मिल ही जाएगा, पर हमें क्योंकि गाड़ी से भाई वो करना था अपना फ्रांस से लंदन, तो मैं वहाँ पे चला गया टैक्स रिफंड के काउंटर में, जहाँ पे ट्रेन स्टेशन था उनका। ट्रेन में गई थी गाड़ी अपनी, अगर आपने लंदन सीरीज़ देखी हो तो वहाँ पे ले गया मैं। 10-12 हज़ार रुपये का टैक्स रिफंड था। कहते आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाएगा, पता नहीं क्या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले ली थी, कह रहे आ जाएगा 20-25 दिन में। वो भाई 2.5 साल हो गए आज तक तो आया नहीं, पता नहीं कहाँ आ रहा है वो। तो ये है भाई, अच्छा इस तरह का देखो एरिया बना हुआ है, इधर ही लिखा है कस्टम्स डिक्लेयर/टैक्स रिफंड। तो यहीं पे अपने को जो है वो टैक्स रिफंड के लिए देना है। बाकी यहाँ पे देखो सोविनियर शॉप भी है और चॉकलेट्स वगैरह ये सब भी मिल रही है, कुकीज़ वगैरह अगर आपको लेकर जानी हो। ये मिल गया भाई सामने टैक्स रिफंड का काउंटर। चलो तो भाई बहुत इजी था टैक्स रिफंड तो, मशीन लगी हुई थी। वैसे तो एक लड़की आ गई थी, उसी ने पासपोर्ट नंबर डाला मेरा मशीन में, और पासपोर्ट नंबर डालती ऑटोमेटिक आ गई कितना टैक्स रिफंड है। फिर उसने कहा कि बिल दिखा दो, बिल भी मैंने दिखा दिया। तो 224 ताइवानीज डॉलर बन रहा था, जो इंडिया के अपने 650 रुपये के आसपास होते हैं। तो फिर कह रही कैश लोगे या कार्ड में? मैंने कहा ना ना कैश ही दो भाई, कार्ड वार्ड का मुझे भरोसा ही नहीं रहा अब। तो कह रही ठीक है। फिर उसने एक पर्ची निकाल के दे दी, और 2 काउंटर छोड़ के एक और काउंटर था कैश का, वहाँ पे कहती कि आप यहाँ से कैश ले लो। वहाँ गया मैं और कैश मिल गया अपने को। अब मेरे पास जो बचे कुचे सारे पैसे पड़े हैं वो सब चेंज करवा लेता हूँ। ऊपर जाना है 1 फ्लोर और वहीं पे ही करेंसी एक्सचेंज है। 4th फ्लोर पे फूड कोर्ट है और नीचे B2 पे फूड कोर्ट है। तो मैं 4th पे पहले जाऊँगा, वहाँ पे फूड कोर्ट में देखता हूँ कुछ खाने का मिल जाए अपने को। वैसे तो फ़्लाइट बुक करते टाइम ना उस वक्त उन्होंने मील का ऑप्शन पूछा था, तो मैंने स्पेशल मील के लिए अप्लाई किया हुआ है, मतलब स्पेशल हिंदू मील, उसमें वेजिटेरियन खाना मिल जाता है। अब क्या देंगे ये नहीं पता, और टेस्ट कैसा होगा ये भी नहीं पता, लेट्स सी वो तो कुछ देखता हूँ, फ्राइज़ वगैरह खा लेता हूँ यहाँ से अगर मिल जाएगी तो। ये है भाई फूड कोर्ट, और क्या क्या है यहाँ, स्टारबक्स है, मोस बर्गर, बर्गर किंग, और 4 ये अलग अलग ब्रांड के वैसी। अच्छा 5th फ्लोर पे भी है भाई, स्टारबक्स भी है ऊपर, और 7-Eleven है, फैमिली मार्ट वगैरह भी है। चलो मेरे को तो लग रहा है बर्गर किंग से ही मिल सकता है। बाकी B2 पे मैकडोनल्ड्स भी है भाई, बर्गर किंग में मिल जाएंगे अपने को फ्राइज़ और कोक वगैरह ना, तो कुछ तो काम चलेगा अभी फ़िलहाल के लिए। मेरे को तो बेस्ट भाई अपना दिल्ली एयरपोर्ट लगता है, मतलब डोसा, इडली सांभर, राजमा चावल हैं, नान, कुछ मर्जी खा लो भाई, गोलगप्पे तक मिल जाते हैं वहाँ के फूड कोर्ट में, क्रेज़ी मज़ा आता है। चलो अब जिस देश जाना वैसे ही भाई, क्या कर सकते हैं। देखो रेस्टोरेंट्स तो है यहाँ पे भी ना, पर वही है यहाँ का लोकल टाइप का खाना मिल रहा है। हाँ है भाई बर्गर किंग कहाँ गया? अबे बर्गर किंग ही नहीं है, धोखा हो गया क्या? ये क्या है ही नहीं भाई, उधर वॉशरूम है, बर्गर किंग कहाँ बना रखा है इन्होंने फिर?
बाहर लिखा तो था साफ साफ बर्गर किंग है भाई, इस वाले में तो था नहीं बर्गर किंग। सामने जाता हूँ वहाँ देखता हूँ होगा तो। हाँ भाई इधर भी है काफी सारे आउटलेट और वो सामने दिख गया मुझे बर्गर किंग। पैनकेक वगैरह भी मिल रहे हैं भाई यहाँ पे, तो पैनकेक भी खा सकता हूँ वैसे मैं। देखता हूँ पहले बर्गर किंग में। ओ भाई इनके पास वेज बर्गर है, अनियन रिंग वाला। हाँ आलू टिक्की तो नहीं है उसमें, बट प्याज के रिंग्स है और अंदर टमाटर वगैरह डाल के। सही है भाई फिर तो। चलो जी भाई खाना खा लिया है यहाँ से, अब चलते हैं नीचे ज़रा सिक्योरिटी चेक की तरफ और उसके बाद इमिग्रेशन के लिए। अब इमिग्रेशन में जाने से पहले आपको वीज़ा का बता दूं भाई फ़िलीपींस का। एक्चुअल में रिसेंटली फ़िलीपींस ने जो है वो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है 14 दिन के लिए। अगर आप 14 दिन के लिए फ़िलीपींस घूमने जाना चाहते हो तो आप वीज़ा फ्री जो है वो एंट्री ले सकते हो फ़िलीपींस में। पहले भी ये स्कीम थी, लेकिन इसमें एक ये कंडीशन है कि आपके पास ना पासपोर्ट में शेंगन, यूएस या कनाडा, जापान, इनमें से कोई एक वीज़ा होना चाहिए। तो पहले तो ये सिस्टम था, अभी फ़िलहाल क्या सीन है थोड़ी सी क्लियरेंस है नहीं मुझे इस चीज़ को लेके कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं भी है तब भी आपको एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। मतलब जो बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा है वो नहीं भी है तब भी 14 दिन का वीज़ा सीधा वहीं पे फ्री में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, वो जाके देखते हैं भाई। बाकी एक ई अराइवल कार्ड भरना होता है ऑनलाइन, छोटा सा फॉर्म है, फ़्लाइट की डिटेल्स वगैरह, कितने कब लैंड करोगे, किस दिन रिटर्न करोगे, वो सब मैंने ऑलरेडी भर दिया है। और यहाँ पे बोर्डिंग काउंटर पे मतलब सॉरी बोर्डिंग पास के टाइम पे उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी मेरे से। वीज़ा के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उन्हें पता चल गया होगा कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है फ़िलीपींस। और बस उन्होंने कहा कि आपकी रिटर्न की टिकट है, तो मैंने कहा हाँ है, तो कह रही दिखा दो एक बार, बस उतना ही था और कुछ यहाँ पे नहीं मांगा गया, ना ही होटल बुकिंग मांगी गई। बट मैंने ऐसा सुना है कि फ़िलीपींस में भाई बहुत चीज़ें मांग रहे हैं क्योंकि वीज़ा फ्री है, तो इसलिए थोड़ी रिक्वायरमेंट्स भी है उनकी, जैसे कि रिटर्न टिकट्स बुक होनी चाहिए आपकी कन्फर्म्ड, डमी वाली नहीं, ठीक है। इसके अलावा फिर होटल बुकिंग होनी चाहिए आपकी कन्फर्म्ड, भले ही आप पे होटल में जाके कर रहे हो बट होनी चाहिए कन्फर्म बुकिंग। देन इसके अलावा कैश भी मांग रहे हैं कई उसमें कि कैश दिखाओ कम से कम $800-900 कितने आपके पास है, तो वो भी शायद से, तो मेरे पास तो है भाई। अभी फ़िलहाल करेंसी एक्सचेंज है, कहाँ गया, हाँ करेंसी एक्सचेंज करवानी है, वो करवा लेता हूँ पहले। तो ये 2-4 रिक्वायरमेंट है, अब देखो वहाँ जाके पता चलेगा, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपको फ़िलीपींस में लैंड होने के बाद बताऊँगा। लगभग भाई $140 मिल गए अपने को, तो जुड़ते जा रहे हैं, 500-600 से ऊपर हो गए डॉलर अपने पास, दिसंबर वाली ट्रिप में काम आएंगे। चलो अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक। चलो जी सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन हो गया, लिटरली 10 मिनट लगे। इमिग्रेशन में तो कुछ भी नहीं पूछा, बस फ़ोटो ली मेरी और एक मतलब 2 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए, हो गया काम। यहाँ देखो भाई एयरपोर्ट पे गुच्ची का स्टोर है, इधर डियोर है, बड़े बड़े ब्रांड्स है भाई एयरपोर्ट पे भी इनके। अपना गेट है C7 था, हाँ C7। ज़्यादातर भाई जिन भी देश से जब हम एग्जिट करते हैं ना तो वहाँ की इमिग्रेशन इतने सवाल जवाब करती नहीं है, क्योंकि उनको पता है भाई देश से तो बाहर ही जा रहे हैं, अब क्या पूछना इतना, है ना। लेकिन जिस देश में आप एंटर करते हो वहाँ पे हो सकती है पूछताछ, और स्पेशली मेरे को लग रहा है फ़िलीपींस के केस में थोड़ा टाइम लगेगा मेरा इंडियन पासपोर्ट देख के ना, क्योंकि वीज़ा फ्री है। वीज़ा होता पहले से ही तो इतना नहीं देखते, लेकिन वीज़ा फ्री वाली कंट्रीज़ में थोड़ा सा चीज़ें मांगते हैं कि बुकिंग दिखाओ, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट वगैरह वगैरह। अच्छा खासा है, ड्यूटी फ्री भी इसका भाई काफ़ी बड़ा है। और देखना उधर भी अरमानी वगैरह के भी स्टोर है, बड़े बड़े ब्रांड्स है सारे। ये है भाई अपना गेट C7, अलग ही तरह की वो लगी हुई है भाई यहाँ तो चेयर। चलो बैठते। यहाँ देखो भाई एयरपोर्ट पे भी इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है, Insta360 वगैरह मिल रहा है, DJI के प्रोडक्ट्स है, प्ले स्टेशन मिल रही है, वो देखो निन्टेंडो प्ले स्टेशन सब कुछ है, ड्रोन तक भी मिल रहे हैं। अच्छा गेट ऊपर नहीं था भाई, नीचे लिफ्ट भी लेकर जाना था, मैं तो ऊपर ही वेट करता रह जाता। अब देखा 10 मिनट रह गए बोर्डिंग को। यहाँ है नीचे C7 हो रहा, ऊपर तो वैसी सिटिंग एरिया बना हुआ था, वो वही क्या हूँ बड़ा अलग सा था कुछ। तो यहाँ है एक्चुअल में नीचे बोर्डिंग गेट, और मेरे ख्याल से ये अपनी फ़्लाइट लगी हुई है ईवा एयर की। देखना भाई साहब क्या मस्त, देखना ग्राफिक्स बना रखे हैं प्लेन के ऊपर, तगड़े लग रहे हैं ना। नीचे बना हुआ ना देखो प्रॉपर, बैठने का तो है ही है, चार्जिंग सॉकेट्स भी लगे हुए इधर, और उधर कहीं से होगी बोर्डिंग शुरू। चलो अभी तो बैठ जाते हैं, टाइम है थोड़ा सा, 10 मिनट लगेंगे। भाई बड़ा ही प्लेन है ये देखो, बीच में 4 सीटें हैं, उधर 2 सीट हैं और इधर की साइड भी 2 सीट है, तो टोटल 8 सीटें हो गई एक रो में। और मुझे लग रहा है प्लेन आधे से ज़्यादा खाली है, क्योंकि वहाँ भी इतने लोग बैठे ही नहीं हुए थे, और अभी देखो यहाँ भी आधे से ज़्यादा खाली लग रहा है प्लेन। मेरे पीछे वाली साइड में बिजनेस क्लास है पूरा, ये पूरा इकोनॉमी का सेक्शन है। अपनी सीट है भाई 37K, विंडो वाली है,
और अभी तो 26 ही आया है। देखना सारी सीटें खाली पड़ी है सारी, और मेरे पीछे ज़्यादा लोग है भी नहीं, मैं मतलब बिल्कुल लास्ट में ही लगा हूँ लाइन में, तो वो ये खाली होगा प्लेन। तो अच्छा है अपने पास 2 सीटें मिल जाए ना, खाली मज़ा आ जाएगा। और अगर बीच की पूरी रो मिल जाती तो और मज़ा आता। खैर वैसे तो फ़्लाइट 2 घंटे की है लगभग, तो इतनी ज़रूरत है नहीं, मतलब 2 घंटे में क्या ही लेटूंगा या क्या ही सोऊंगा, है ना। तो यहाँ वाली भी ठीक ही है, और लगेज वाले भी सारे कंपार्टमेंट मस्त खाली है, कहीं भी सूटकेस रखो। खैर मैं तो अपने सीट के जस्ट ऊपर वाले में ही रखूँगा, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा कोई बैठा है मेरी सीट पे, है ना। अरे यार बैठ गया शायद वो, नहीं 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 पीछे बैठा है वो, मेरी उससे आगे वाली है। तो भाई खाली तो नहीं है, अपने साइड वाली सीट में कोई बैठा हुआ है, जबकि आप देखोगे ऑलमोस्ट पूरा प्लेन खाली पड़ा है। बताओ मेरे साथ वाले में ही बैठना था किसी को, है क्या यार, आराम से बैठता खुला होके। हाँ चलो देखता हूँ भाई, अगर फ़्लाइट जब उड़ जाएगी उसके बाद सीट चेंज कर लूँगा। अगर देखते हैं, वेदर तो क्लियर लग रहा है भाई यहाँ से, बाकी कुछ नहीं पता, आसमान में उड़ेंगे तब पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था भाई, देखो प्लेन ऑलमोस्ट खाली है, सारी की सारी सीटें खाली है। तो मेरे जो साथ वाले भाई साहब थे वो खुद से ही चले गए, मेरे को बोल के कि आप आराम से ब्लॉगिंग करना। मैंने कहा थैंक यू जी थैंक यू। तो चलो अब अपना ये हटाते हैं बीच का हैंड रेस्ट, और आराम से फैल के बैठूंगा थोड़ा सा। बाकी सीट में देखो भाई इस तरह की एक स्क्रीन लगी हुई है, इसमें कुछ खास होगा नहीं मूवी वूवी इतना तो। और ये रिमोट है इसका जो ऐसे बाहर निकल आता है, मैं तो यूज़ करता ही नहीं है सब। बाकी एक USB स्लॉट दे रखा है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे अपनी नॉर्मल ट्रे हो गई जो इस तरह से अनफोल्ड होके खुल जाती है मस्त एकदम। अभी तो फ़िलहाल बंद रखते हैं इसको। नीचे एक मैगज़ीन होल्डर है, और लेग रूम देखोगे तो इनफ है भाई। अब मैं बैग क्या करूँगा, बैग रख दूँगा उसके नीचे ताकि मैं पैर आराम से फैला सकूँ। तो बढ़िया हो गया काम ये तो भाई। हाँ चलो लो भाई, बैग यहाँ आ गया और मेरे पैर अब आराम से फैल सकते हैं। देखो काफ़ी इनफ लेग रूम है यहाँ पे। बाकी सीट तो रिक्लाइन हो ही जाती है थोड़ी बहुत, जो अभी कर नहीं सकते एक्चुअल में। जब तक प्लेन हवा में नहीं हो जाता ना, तब तक आप अपनी सीट बेल्ट नहीं हटा सकते, तब तक आप अपनी सीट पीछे रिक्लाइन नहीं कर सकते, और तब तक ही आप अपनी ट्रे नहीं खोल सकते। और ये सब इसलिए होता है भाई क्योंकि अगर टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के दौरान पे कुछ भी अनहोनी होती है प्लेन के साथ, तो उस टाइम पे ना बीच में कुछ भी ऐसे इंटरफेयर वाला ना हो, जल्दी जल्दी इवैक्यूएट करवा सके। तो अगर मान लो आपकी सीट पीछे है तो पीछे वाला बंदा निकल नहीं पाएगा ढंग से। मान लो इन भाई साहब ने अगर ये सीट पीछे कर ली तो मैं फटाफट से कैसे भाग पाऊंगा, या किसी ने ट्रे खोल रखी है तो मैं कैसे निकल पाऊंगा। तो इस रीज़न की वजह से ये स्टैंडर्ड लॉज होते हैं कि आपको टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ये तीनों चीज़ें नहीं करनी। फिर एक बार लैंड हो गए या टेक ऑफ हो चुका है तब आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इधर देखोगे आप एक भाई चार्जिंग सॉकेट भी है, तो USB से तो खैर कौन ही चार्ज करता है, वो उस सॉकेट से ही करते हैं। बाकी फ़ोन वोन डालते हैं भाई फ्लाइट मोड पे, और अपना 2 घंटे की फ़्लाइट इंजॉय करते हैं आराम से। तो भाई अपना खाना आ गया, जैसे कि मैंने बताया था बुकिंग के टाइम पे मैंने स्पेशल हिंदू मील ऑर्डर करी थी। तो उसमें देखो नाम लिख के आया है स्पेशल अनमोल जायसवाल। सबसे पहले तो एक फ्रूट का बाउल है छोटा सा, देन ये है भाई ग्रीन मूंग बीन सलाद, दाल का सलाद है, मूंग दाल का है ना। देन एक कप सा दे रखा है, एक पानी की बोतल है छोटी, ये बीच में हो गए चम्मच और टिशू वगैरह। एंड ये प्रॉपर मील है, देखते हैं क्या मिला है। ओके नाइस भाई, राजमा की सब्जी, बीच में चावल, और इधर गोभी, नहीं गोभी नहीं है, आलू की सब्जी, आलू और बीन्स। क्या बात है भाई साहब। ताइवान से फिलीपींस जा रहा हूँ मैं, और एयरलाइन भी इंडिया की नहीं है, बाहर की एयरलाइन। और अपने को खाना देखो भाई, प्रॉपर हिंदू मील वेजिटेरियन, कमाल ही हो गया भाई, अनबिलीवेबल है ये तो। खा के देखता हूँ टेस्ट कैसा है। नाइस यार, मतलब बेकार भी नहीं है और इतना कुछ अच्छा भी नहीं है, बट सही है, मीडियम आप समझ लो। बट मिल रहा है दूसरे देश में इंडियन खाना, वही बड़ी बात है, बढ़िया है। चलो फाइनली लैंड हो चुके हैं फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला में। 1 घंटा 45 मिनट लगाए एग्जैक्ट फ्लाइट ने टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक में।
हालांकि अभी तो रनवे पे ही है, इधर उधर जगह ढूंढ रही होगी कहाँ पे लगानी है। तो मेरे ख्याल से आया तो था अभी, ये देखो हट गया, ये देखो यहाँ से चलता चलता यहाँ कहीं पे लगेगी शायद। बाकी फिलीपींस के 5:34 हो रहे हैं शाम के अभी। तो मुझे लग रहा है मतलब 1-1.5 घंटे में मैं सब कुछ फ्री हो जाऊँगा, सिम कार्ड वगैरह लेना, करेंसी लेना, इमिग्रेशन करना। और यहाँ से मेरा जो एयरबीएनबी मैंने बुक करा है वो अराउंड 6 से 8 किलोमीटर के बीच में है जहाँ तक मुझे याद है। तो टैक्सी कर लूँगा भाई, ज़्यादा दूर है नहीं। और फिलीपींस में टैक्सी वैसे भी सस्ती होंगी एज़ कम्पेयर टू जो मैं अभी पीछे कुछ कंट्रीज़ में होके आया हूँ, है ना। तो आराम से अपना टैक्सी में जाऊँगा और एयरबीएनबी में चेक इन करके रेस्ट करूँगा। बहुत तगड़ी नींद आ रही है क्योंकि, तो होपफुली 1-1.5 घंटे में सब कुछ काम निपट जाए यहाँ पे और अपना 7-7:30 तक निकलूँ और 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा एयरबीएनबी में रात को। अच्छा, बाकी मुझे ये जो फ़्लाइट है ना मात्र भाई इंडिया के 11,000 रुपये की पड़ी थी। सोचो 11,000 रुपये में मैं फ़िलीपींस आ गया। हालांकि चला मैं ताइवान से था, लेकिन अगर आप इंडिया से भी देखोगे, इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है फ़िलीपींस की, आना जाना आपको कुछ 35-40 हज़ार के आसपास मिल जाएगी अगर थोड़ा पहले ही बुक कर लोगे। बिल्कुल एंड में बुक करोगे तो महंगी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो यहाँ से फ़िलीपींस से इंडिया रिटर्न की फ़्लाइट है ना 3 दिन बाद, वो भाई मुझे 31,000 रुपये की पड़ी थी लास्ट मोमेंट में, जबकि होनी चाहिए थी 40,000 में आना जाना। तो वैसे तो टेक्निकली 40 में ही हो गई मेरी आना जाना ताइवान से फ़िलीपींस, फ़िलीपींस से इंडिया। क्योंकि भाई ऑलमोस्ट फ़्लाइट खाली पड़ी है, इसलिए मैं तो उठ गया भाई जल्दी। मेरे आगे कुछ 6-7 लोग होंगे गिनती के, जैसे ये निकलेंगे मैं भी बाहर। क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तब तो भाई मैं इतना ना फिर टेंशन लेता नहीं, मैं आराम से बैठा रहता हूँ, कोई बात नहीं, लास्ट में निकलेंगे, लास्ट में इमिग्रेशन कर लेंगे, आधा 1 घंटा और लग जाएगा। पर जब इस केस में ज़्यादा लोग है ही नहीं, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी निकलते, जल्दी जल्दी इमिग्रेशन क्लियर करते और अपना होटल पहुँचते हैं। क्यों बॉडी को थकाना अपना फालतू में, ना। अपनी फ़्लाइट में ना फॉरेनर्स कम थे काफ़ी, और मेरे को लग रहा है लोकल लोग ज़्यादा थे फ़िलीपींस के। तो इसी चक्कर में मुझे लग रहा है अपने पासपोर्ट वालों के लिए, मतलब जो फ़ॉरेन पासपोर्ट होते हैं उनके लिए लाइन इतनी लंबी होगी नहीं, जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। वरना अगर फ़ॉरेनर ज़्यादा होते तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेकार हो जाता, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ता है। असल में हर देश का क्या होता है ना, उनके जो अपने पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनकी लाइन अलग होती है, या ई लाइन होती है, उनकी मशीन लगा रखी है, स्कैन करो पासपोर्ट और घुस जाओ। लेकिन जो फ़ॉरेनर्स होते हैं एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उनके लिए होती है मैनुअल इमिग्रेशन ज़्यादातर। स्पेशली मेरा पासपोर्ट तो वैसे भी ई पासपोर्ट नहीं है, अब इंडिया में भी ई पासपोर्ट आने लग गए हैं। जितने भी नए लोग बनवा रहे हैं ना ई पासपोर्ट, वो सबके ई पासपोर्ट आ रहे हैं। बट मैंने बनवाया था ये वाला पासपोर्ट 2023 में, तो मेरा तो ई पासपोर्ट मतलब वो चिप वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे हर जगह मैनुअल लाइन में ही लगना पड़ता है, मशीन से काम बनता नहीं है। बाकी जी अब हमें यहाँ से जाना है लेफ़्ट साइड में इमिग्रेशन के लिए, राइट साइड में कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है जिनकी, तो अपनी तो कनेक्टिंग नहीं है, 3 दिन का स्टे है। असल में मेरा प्लान कोई नहीं था फिलीपींस आने का, बट मेरी ये जो ट्रिप बनी ना पूरी साउथ कोरिया से आने जाने वाली, उसका रूट ही ऐसा बना कि मैंने फिर ऐड कर लिया ये भी। चलो भाई इमिग्रेशन हो गया है क्लियर, बैगेज आने वाला होगा अपना। और भाई जैसे कि मैंने कहा था कि बाकी लोगों से, मतलब जितने भी बाकी फॉरेनर्स थे उनसे तो लिटरली 5-6 सेकंड बस पासपोर्ट देखा उनका और एंट्री दे दी, वीज़ा उनको भी नहीं चाहिए, कई देशों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया इन्होंने। बट जैसे ही मैं गया भाई, इंडियन पासपोर्ट देखते ही भाई साहब की थोड़ी सी, मतलब पहले तो शक्ल ही सीरियस हो गई, जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे तो ऐसे देखने लग गए पासपोर्ट थोड़ा सा आगे आगे का। मेरे 2 पासपोर्ट है एक्चुअल में, और दोनों मैंने ना एक साथ स्टेपल कर रखे हैं। तो मेरे से पूछते कि वीज़ा है आपके पास, मैंने कहा नहीं, इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है 14 डेज़ के लिए। कहते अच्छा कहाँ जाओगे, मैंने कहा खाली मनीला में हूँ 3 दिन के लिए, और मेरी रिटर्न टिकट बुकड है यहाँ से फिर वापस इंडिया की 3 दिन बाद की। तो फिर पासपोर्ट पूरा देखने लग गए, तो बड़े बड़े देशों के सारे वीज़ा मिल गए उसमें छपे हुए, स्टिकर वीज़ा, जापान का, यूरोप का, और भी काफ़ी सारे थे हैं। फिर पिछला पासपोर्ट देखा, उसमें तो स्टैम्प इतने थे भाई, क्योंकि लंदन ट्रिप के दौरान वो वाला पासपोर्ट मैंने यूज़ किया था, उस पर तो कम से कम 40 कंट्रीज़ के स्टैम्प थे, 40 के आसपास ही। तो भाई साहब के थोड़ी सी स्माइल आ गई फेस में वो देख के। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, स्टैम्प मार दिया सीधा, और दिया भी वीज़ा भाई 1 महीने का है, मुझे लगा था 14 दिन का देंगे, 1 महीने का दे दिया, जबकि चाहिए तो मुझे 3 दिन का था सिर्फ। फिर भी उन्होंने उसमें जो लिखा है वो 1 महीने की वैलिडिटी लिख दी कि 1 महीने तक मैं रह सकता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा सही है भाई, कमाल ही हो गया। अब देख लो, ना ही होटल बुकिंग मांगी, ना ही फ्लाइट टिकट मांगी, सिर्फ पूछा कि जा कब रहे हो यहाँ से, ये भी नहीं बोला कि फ़्लाइट बुकड है कि नहीं है बुकड। तो वही आपके पासपोर्ट से भी भाई डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर चुके हो, कितने वीज़ाज आपके पास है। यही अगर मेरा ब्लैंक पासपोर्ट होता तो ज़्यादा शक करते, ज़्यादा पूछताछ करते और ज़्यादा टाइम लगाते।
बट अभी कुछ नहीं करा ज़्यादा। लो बातचीत करते करते बैग भी आई गया। आजा आजा आजा। अरे भैया बहुत भारी है, बहुत भारी है। और भाई वो जो ई अराइवल कार्ड मैंने भरा था ना, वो इमिग्रेशन में तो नहीं मांगा, लेकिन यहाँ कस्टम में चेक कर रहे थे। एक्चुअल में वो डिक्लेरेशन भी था कि आप कुछ बाहर से कच्चा मीट तो नहीं लेकर आ रहे या कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल तो नहीं लेकर आ रहे, तो वो पहले ही ऑनलाइन भरवा लेते हैं सारा कुछ। तो मैंने भर दिया था भाई। अब देख लो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, मस्त एकदम। और करेंसी का भी नहीं कुछ पूछा भाई, कितने पैसे लाए हो नहीं लाए हो, कुछ नहीं पूछा, काफ़ी स्मूथ हो गया। बाकी यहाँ फ्री टर्मिनल ट्रांसफ़र शटल बस है। अच्छा, एक टर्मिनल 1 से 2-3 जाना हो तो फ्री बस चलती है, यहाँ पे लाइन लग रही है। ये टर्मिनल 1 पे मैं लैंड हुआ हूँ। वो सामने भाई करेंसी एक्सचेंज का है, और ये एटीएम रहा, तो एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं पहले तो, उसके बाद सिम कार्ड का देखते हैं जुगाड़। यहाँ से निकाल लेते हैं भाई अपना पैसे। तो लो भाई निकल गए हैं। ये है फिलीपींस पैसो, यहाँ की जो करेंसी है। एक 1000 के 10 नोट निकले, यानी कि 10,000 फिलीपीन पैसो। और एक फिलीपीन पैसो में इंडिया के 1.5 रुपीज़ है, मतलब इंडियन करेंसी वीक है इनके करेंसी के मुकाबले। तो ये इंडिया के 15,000 रुपये है, मतलब मेरे अकाउंट से 15,800 रुपीज़ कटे हैं। तो वही मान लो कि 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ की करेंसी जो भी होएगी, तो ऑलमोस्ट 16,000 रुपये इंडिया के, यहाँ के 10,000 फिलीपींस पैसो बनते हैं। और मेरे ख्याल से 3 दिन इनफ रहेंगे, क्योंकि मेरे को घूमना 1-2 दिन ही है, बाकी दिन तो मेरे को एयरबीएनबी में पड़े रहना है। तो बाकी जगहों पे सब जगह ऑनलाइन पेमेंट हो ही जाती है, जैसे कि ऊबर वगैरह, ऊबर नहीं है ग्रैब चलती है शायद, तो खाना वाना सब ऑनलाइन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 10,000 इनफ है। बाकी एटीएम के जस्ट सामने ही है देखो सिम कार्ड भी मिल रही है, तो यहाँ से सिम कार्ड भी पता कर लेते हैं। ले ही लेता हूँ, पता क्या करना है वैसे। हेलो, सिम कार्ड हाउ मच, हाउ मैनी डेज 30 days. एंड लेस डेज 7 डेज This is the minimum. मिनिमम? ओके, 80 GB एंड 5G राइट? If your cell phone is Android, 5G. If iPhone, iOS, हाँ LTE. हाँ, LTE ओके। But it's okay. It's ओके, एंड दिस इज द मिनिमम राइट? yeah. ओके 80 GB. ओके, Fine. वेट आई टेल यू। तो भाई लगभग इंडिया के 1600 रुपये की सिम कार्ड मिल रही है, पर ये है 30 दिन की। अब मैंने कहा भाई कम वाली दे दो, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, कह रहे नहीं मिनिमम यही है। और यहाँ के 1000 पैसोस, इंडिया के 1600 रुपीज़, 80 GB डेटा। मैंने करना क्या भाई, एयरबीएनबी में इंटरनेट होगा ही, और 80 GB डेटा मेरे यूज़ आना नहीं है 3 दिन में। तो ढूंढता हूँ कोई मिल जाए आसपास से सिम, और कोई कंपनी की, क्योंकि कोरिया में लेके पछता रहा था मैं, एक जगह से 2-3 जगह पूछ लेना चाहिए था, वहाँ भी ये लग रहा था मुझे। वरना कुछ देखता हूँ ई सिम ले लूँगा ऑनलाइन ना, क्लूक वगैरह से। भीड़ तो कुछ ज़्यादा ही है भाई, मतलब इतने टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देशों का फ्री हो गया ना वीज़ा, तो इस वजह से ठुसम ठुस भरा पड़ा है एयरपोर्ट पूरा। इमिग्रेशन में भी मेरे ख्याल 20-25 मिनट लग गए थे, इतनी लंबी लाइन थी यार। और कोई तो सिम कार्ड की दिखी नहीं रही मुझे दुकान, मेरे ख्याल है नहीं शायद। और ये अंदर का लास्ट ही एरिया है, इसके बाहर तो फिर सीधा एयरपोर्ट से बाहर ही चले जाएंगे हम, है ना। है नहीं और तो सिम कार्ड कहीं भी भाई। तो वही थी एक लोती दुकान, उसके अलावा तो मुझे दिख नहीं रही कहीं। अच्छा ये रही भाई, इनसे भी पूछ लेते हैं। 2 काउंटर लग रहे हैं, देखते हैं कितने की है। डू यू हैव सिम कार्ड फॉर 3 और 7 डेज? We don't count. मिनिमम इज 1, 2. दिस वन मिनिमम? Yes. ओके, यहाँ भी वही है भाई। थैंक यू। इधर उल्टा और महंगी थी भाई, 1200 पैसोस की है यहाँ पे, तो बहुत ही महंगी सिम कार्ड है भाई। कुछ देखता हूँ जुगाड़, 300-400 रुपये का ऑनलाइन मिल जाए ना क्लूक से, वही ले लूँगा। ई सिम काम आ जाएगी बस इतनी। लो भाई क्लूक से ले ली, 5 दिन की मिल गई, 830 रुपये की इंडिया के। और ये भी अनलिमिटेड है भाई, 5G वाला। पर आईफोन में LTE चलेगा, और सैमसंग मतलब एंड्रॉयड में लगाओगे तो 5G चलेगा। ये भी यही कह रहे थे वैसे। तो बताओ बच के ना पैसे भाई। वो दे रहे थे 1600 रुपये की, ये दे रही थी लगभग 1900 रुपये की, पर थी वो 1 महीने की, वो अलग बात है। पर मुझे ज़रूरत ही नहीं थी 1 महीने की, तो पैसे क्यों खर्चूँ, है ना। 1000 रुपये बचा लिए सीधा सीधा। अब बस ये एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद नेट चल जाएगा, फिर ग्रैब वगैरह बुक करके चलते हैं अपने एयरबीएनबी। वैसे तो एयरपोर्ट का वाईफाई भी है भाई, अच्छी खासी स्पीड में चल रहा है यार। एयरपोर्ट पे ही जाम इतना तगड़ा लगा है, और टैक्सी बुक होके नहीं दे रही ग्रैब ऐप से। ड्राइवर फाउंड ही आ रहा है, बट कंफर्म नहीं हो रहा अभी तक। हो गया शायद, हो गया भाई, हो गया। 11 मिनट दिखा रहा है अभी पहुंचने में। ऐप में ही पिकअप पॉइंट में ना ये आ रहा था लिखा हुआ A6 या A5, तो मैंने A6 डाल दिया। अब यहीं कहीं पे गाड़ी आएगी भाई। यहाँ पे तो भाई तगड़ी गर्मी हो रही है, स्वेटर गलत ही पहन रखा है, अंदर इसके टी-शर्ट नहीं है, वरना तो मैं उतार देता। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 29 डिग्री से भी ऊपर हो रहा है भाई। सोचो रात के टाइम, तो कल दोपहर में तो 35-36 डिग्री होगा। कहाँ बीजिंग में -1 था,
और यहाँ पे 35-36। भाई हद ही हो गई, मतलब क्या ही है दुनिया, है ना। एयरपोर्ट तो इनका भी बड़ा छोटा सा ही है, मतलब मैंने दिखाया ना, सिम कार्ड तक की 2 शॉप थी, फिर सीधा बाहर आते ही मेन रोड आ गई ये वाली पार्किंग के लिए। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ा नहीं है एयरपोर्ट। और ये देखो भाई लैंड क्रूजर है यहाँ भी लोगों के पास, ऐसी थोड़ी है। गाड़ियाँ तो एक से एक है, और टोयोटा ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ फिलीपींस में। वियतनाम में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन फिलीपींस में है। और जैसे कि मैंने बताया, मैं बस 3 दिन के लिए आया हूँ, तो वियतनाम और फिलीपींस दोनों ऐसे देश है जिसमें मैं 2-2 3-3 दिन के लिए आ पाया सिर्फ, क्योंकि ट्रांजिट की तरह पड़ रहा था, मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी यहाँ से आगे की, तो इसलिए मैंने कर लिया। बट आऊँगा इन फ्यूचर ना, वियतनाम भी अच्छे से 10-15 दिन के लिए एक्सप्लोर करूँगा, और फिलीपींस भी 10-15 दिन के लिए एक्सप्लोर करूँगा, तब मज़ा आएगा। अभी के लिए फिलहाल आप कैपिटल सिटी मनीला देख लो यहाँ की। ये देखो भाई एयरबीएनबी जो है वो 5.5 किलोमीटर है, बड़ा पास में है, 18 मिनट दिखा रहा है ट्रैफिक की वजह से। और एयरबीएनबी के आसपास मॉल वॉल भी है, SM मॉल ऑफ एशिया, तो अच्छा एरिया है जहाँ पे मैंने करा ना बुक। ग्रैब ऐप में दिखा रहा है भाई 316 पैसो, तो 1.5 से या 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो लगभग आपका 500 रुपये इंडिया के बनते हैं 5 किलोमीटर। तो महंगी है, काई की सस्ती है। पर हाँ, ये एयरपोर्ट से इसलिए शायद महंगी पड़ रही हो, कल बताऊंगा अंदर ही अंदर कितने की पड़ेगी। लो भाई आने ही वाला है, 4 मिनट में दिखा रहा है, बस इधर की साइड से आएगा मेरे ख्याल से। लो भाई लो, आ गई है टैक्सी अपनी, रखते हैं सामान फटाफट। चलो जी चलो। हाँ बहुत गर्मी है बाहर, तो दिमाग खराब हो गया भाई। यहाँ भी भाई स्टीयरिंग व्हील देखो लेफ्ट साइड में ही है गाड़ी के ना। भाई साहब एयरपोर्ट के आसपास तो खूब अंधेरा कर रखा है, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह जल ही नहीं रही, क्या चक्कर है ये। देखना मेन एयरपोर्ट रोड है ये यहाँ की। ये वाले जो देश है ना भाई, इनमें गाड़ी रेंट पे लेने से अच्छा 2 व्हीलर लो, स्कूटर रेंट पे, उससे घूमो, ट्रैफिक में भी नहीं फंसते, पतली पतली गलियों में चले जाओ, बीचेस पे चले जाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कल देखता हूँ आसपास से ना कहीं से स्कूटर बुक कर लूंगा, 300-400 रुपये 500 रुपये पर डे पे मिल जाता है इंडिया के। अपना उस पर 100-200 रुपये का पेट्रोल डलवाओ, घूमो फिरो पूरा जहाँ मर्जी, मस्त है ना। खाने जाना हो तो अपना स्कूटर उठाया निकल लिए, मतलब जितने का स्कूटर पड़ेगा उससे ज़्यादा तो मेरी डिलीवरी फीस लग जाएगी अगर मैं खाना ऑर्डर करा करूँगा बार बार। तो बेटर है कल मैं स्कूटर ले ही लूँगा 2-3 दिन के लिए ना। बाकी इस तरह के देखो टुक टुक भी चलते हैं यहाँ पे, रिक्शा शेयरिंग वाले, तो इन पे भी आप जा सकते हो अपने अपने होटल में। थाईलैंड में भी चलता है ऐसा ना। थोड़ी थोड़ी भाई इंडिया जैसी वाइब आ रही है यहाँ की सड़कों में ना, हालांकि ट्रैफिक रूल्स अपोजिट है इंडिया से, बट वैसा ही लग रहा है। कहीं से भी कोई भी भाई स्कूटर इधर ले रहा है, कभी कोई उस लेन में घुस जा रहा है, तो मस्त लग रहा है यार, मतलब थोड़ा घर घर जैसी फीलिंग आ रही है। और सस्ता भी है भाई फिलीपींस एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग, मकाऊ। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती है। देखना कितना मस्त लग रहा है भाई, ये रिक्शा लंबा सा भाई मॉडिफाई करवा रखा हो। अच्छा रोड पे तो भाई रोशनी है प्रॉपर, इन्होंने शीशा ही ब्लैक करवा रखा है आगे का ना, टिंटेड पूरा, तो इस वजह से अंधेरा अंधेरा लग रहा है। फ़ोन में तो हालांकि फिर भी रोशनी दिख रही है, आंखों से देख रहा हूँ ना तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है बाहर, बट एक्चुअल में अंधेरा है नहीं, लाइटिंग वगैरह है ठीक ठाक। लो भाई पहुंच गया अपने एयरबीएनबी की बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। अभी इनके पास चेंज नहीं है, तो चेंज का जुगाड़ कर रहे हैं पहले। भाई नीचे इन्होंने देखो कुछ खाने का बना रखा है, पर वो ये सब कुछ यहाँ के हिसाब से ही होगा भाई। है तो ये अपार्टमेंट, बट होटल जैसी वाइब आ रही है पूरी। देखो क्रिसमस ट्री वगैरह लगा रखा है। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ये होटल में ही बदल दिया पूरा, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो 16th फ्लोर पे जाना है। चेक इन तो हो गया, उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन स्लिप बना के दी थी एयरबीएनबी पे, तो वो दिखाई यहाँ पे, और पासपोर्ट दिखाया बस। ये देखो जिम भी बना हुआ है, बट उसमें लिखा है कि जिम हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एज अ गेस्ट जो यहाँ के रेजिडेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं खाली। है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही है, पर किसी किसी के जैसे अपने फ्लैट होंगे तो उन्होंने एयरबीएनबी पे चढ़ा रखे हैं, और उन्हीं एक फ्लैट में से मैंने भी बुक करा है। तो लोग एक्चुअल में रहते हैं यहाँ पे। सही है भाई, 3 दिन बढ़िया माहौल मिलेगा यहाँ पे, बस डिलीवरी ऊपर तक देने आ जाए करे, नीचे ना आना पड़े भाई। टोटल भाई 18 फ्लोर है इसमें, और ये अपने को ना भाई 4 रातों के लिए पड़ा है 11,000 रुपीज़ का। तो सही है, देखा जाए तो 3,000 रुपये से भी कम में पड़ा। किचन विचन सब है इसमें, अपना आराम से कुकिंग भी कर सकता हूँ, और थोड़ा घर वाली वाइब भी आती है अपार्टमेंट में, फ्री अपना आराम से। देखना भाई कहाँ से रेजिडेंशियल बिल्डिंग लग रही है, पूरा होटल लग रहा है ये। 1643 है अपना रूम नंबर, तो वो होगा इस तरफ यहाँ पे। अरे भैया कितने सारे अपार्टमेंट है। मुझे लग रहा है 16वीं फ्लोर ना पूरी की पूरी एयरबीएनबी पे चढ़ाने के लिए ही है किसी की। मतलब होता है ना नीचे रेजिडेंशियल ऊपर कमर्शियल, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। अरे भैया कितना चलवाओगे, लिफ्ट से तो बहुत दूर है लग रहा है। 1643 भाई सब अंधेरा कर रखा है, तो ये कोड है उन्होंने दे रखा है, डालना है इसमें। एसी वेसी सब चालू करके गए हुए मस्ती। घुसते ही देखो किचन है, एक स्टोव आ गया, एक अपना सिंक है, इसमें बर्तन वर्तन, हाँ ये रे राइस कुकर भी है। चलो बढ़िया भाई,
अरे बर्तन वैसे कहाँ बर्तन होंगे तो सही, बर्तन किचन है, प्लेटें है ये रही, हाँ गिलास है, फ्राइंग पैन वगैरह यहाँ होंगे, हाँ वो रहे नीचे सारे, ठीक है चलो। किचन का तो बढ़िया काम, फ्रिज भी दे रखा है, माइक्रोवेव दे रखा है, एक टेबल है, यहाँ पे छोटा सा काउच या सोफा लगा हुआ है, ये देख सकते हो। इसी के जस्ट सामने 55 इंच का टीवी है, यहाँ से भाई बालकनी होगी, है तो छोटा सा ही बट ठीक है भाई, कॉम्पैक्ट सा। इधर ये बेडरूम है, बेडरूम में एसी है ही नहीं, वेरी गुड, क्या बात है, पंखा दे रखा है, एसी नहीं है भाई बेडरूम में, तो ये वाला हॉल वाला ही एसी फुल पे चला के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे है ये वेंटिलेशन का, इसी में से हवा आएगी अंदर। ये तो गलत है यार, इनको देना चाहिए था यहाँ भी एसी अंदर। मतलब इतने पिद्दू पिद्दू से अपार्टमेंट बना रखे हैं, क्यों बेच रहे हो ये भी। ये वॉशरूम है देखो, चलो नहाने की तो जगह ठीक ठाक सी बनी हुई है। सबसे पहले तो भाई ये स्वेटर उतारूँ मैं और फिर खाने का जुगाड़ देखूँ कुछ। बाकी खत्म करते हैं यार इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना पीता।